Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 8, Vijayanagar and Bahmani Kingdoms. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. बेटा पार्ट 1 की जो वीडियो थी उसमें हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे विजयनगर इकोनॉमी से। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है बेटा? अर्थव्यवस्था। ऑल अबाउट फाइनेंसेस, बजट कैसे होता था, कहाँ से टैक्स कलेक्ट किया जाता था, कौन से मेजर सोर्स थे टैक्स के, फिर उस टैक्स वाले अमाउंट को किस तरीके से वेलफेयर स्कीम्स पे स्पेंड किया जाता था, एक्सपेंडिचर, वो सब हम कुछ पढ़ेंगे विजयनगर इकॉनमी में। तो बेटा विजयनगर का जो एम्पायर था वो रिच भी था और प्रॉस्परस भी था। रिच भी था और प्रॉस्परस भी था। अब आप लोगों को लग रहा होगा मैडम रिच और प्रॉस्परस में डिफरेंस क्या है? तो देखो, रिच रेफर्स of having a huge amount of money, material possessions, but prosper means happiness भी है, health भी है, quality of life भी है। समझ गए? रिच मतलब पैसा होना और आपकी लाइफ को जो चीज़ें कंफर्टेबल बना दे वो सारी चीज़ें होना। पर प्रॉस्पर्स थोड़ा ब्रॉड एस्पेक्ट है। यहाँ पर वेल्थ के साथ साथ हेल्थ भी आएगी, हैप्पीनेस भी आएगी, वेल बीइंग भी आएगी, है ना? क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी देखा जाएगा। तो दोनों ही चीज़ें थी विजयनगर एम्पायर में। इनफैक्ट इट में इवन बी कॉल्ड वन ऑफ द वेल्दीएस्ट किंगडम। ये सबसे समृद्ध, सबसे रिच किंगडम माना जाता था। 15 और 16th सेंचुरी का 15th और 16th सेंचुरी का वेल्दीएस्ट किंगडम हुआ करता था क्या? विजयनगर एम्पायर। ये पॉसिबल कैसे हो पाया बेटा? क्योंकि यहाँ से ट्रेड भी होता था, कॉमर्स भी होता था और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए भी बहुत बढ़िया जगह थी ये, है ना? दोआब वाला रीजन भी इनके कंट्रोल में था। तो ये इतने रिच कैसे हो पाए? क्योंकि ये ट्रेड भी कर रहे थे, कॉमर्स भी कर रहे थे, इनके पास अच्छा खासा एग्रीकल्चर बेस भी था, ठीक है, जिसकी वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा रिच बन गए। और इन सब के अच्छा होने के पीछे किंग का भी रोल था, क्योंकि किंग प्रॉपरली नर्चर कर पा रहा था ट्रेड को भी, कॉमर्स को भी और एग्रीकल्चर को भी। बेटा ये जो वर्ड नर्चर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है? टू लुक आफ्टर एंड प्रोटेक्ट समबडी समथिंग वाइल दे आर ग्रोइंग एंड डेवलपिंग। जब ट्रेड कॉमर्स ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है, तो उसे पूरी प्रोटेक्शन देते थे कौन? हमारे रूलर्स। इस वजह से विजयनगर इतना वेल्दी किंगडम बन पाया। जो विजयनगर रूलर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर को हमें डेवलप करना है, फॉरेस्ट को क्लियर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनों को अंडर कल्टीवेशन लेके आना है। मतलब बेटा पहले फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। फॉरेस्ट का कोई बहुत ज़्यादा डायरेक्ट बेनिफिट उस टाइम में लोगों को समझ में नहीं आता था। तो लोगों को लगता था अभी तो हमारी फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें एग्रीकल्चर करना है, तो एग्रीकल्चर के लिए चाहिए ज़मीनें। और ज़मीनें वो कैसे बनाते थे? पेड़ों को कट करके, मतलब फॉरेस्ट को कन्वर्ट कर देते थे कल्टिवेबल लैंड में। फिर इन्होंने कैनाल्स बनाई, टैंक्स बनाए, डैम्स बनाए और इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की। जैसे कि जो किसान है वो सिर्फ रेन वाटर पे डिपेंडेंट ना रहे इरिगेशन के लिए, उनके पास और भी साधन और भी मीन्स हों। बेटा राजा की जो इनकम होती थी उसका मेजर सोर्स हुआ करता था लैंड रेवेन्यू। बेटा उस टाइम तो टिस्को, बिरला, रिलायंस जैसी कंपनीज नहीं होती थी। तो बेटा जो राजा होता था वो मेजरली अपने रेवेन्यू को कहाँ से कलेक्ट करता था? लैंड से। मतलब जो ज़मीनें जिसके ऊपर कल्टीवेशन हो रहा था वही मेजर सोर्स थे राजा के लिए। किसका? रेवेन्यू का। मतलब टैक्स उनके ऊपर ही लगाया जाता था। जो रेट होता था रेवेन्यू का वो डिफरेंट था डिफरेंट पार्ट्स में। एम्पायर के जितने भी अलग अलग एरियाज थे वहाँ पर जो रेट ऑफ रेवेन्यू था वो अलग था। अब ऐसा क्यों था भाई? अब आप लोगों को लग रहा होगा हम तो इंडिया में चाहते हैं कि एक तरीके का टैक्स सिस्टम हो, तो मैम वहाँ पर अलग क्यों था? तो बेटा जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं तो कुछ जो सॉइल होते हैं या कुछ जो पर्टिकुलर एरियाज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं जो फर्टाइल नहीं होते हैं। अब जैसे हम दोआब एरिया की बात करें, दो रिवर के बीच के एरिया की बात करें, तो वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। वहाँ हर साल जो फ्लड आ रही है तो नई नई सॉइल लेके आ रही है, तो उस एरिया में आप कुछ भी ग्रो करोगे फटाफट से ग्रो हो जाएगा। पर वहीं पर अगर हम डेजर्ट एरिया की बात करें, अगर किसी एरिया में पानी बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता है या ज़मीन उतनी फर्टाइल नहीं है, तो वहाँ पर भी उतना ही लैंड रेवेन्यू लेना सही है क्या जितना आप दोआब रीजन में ले रहे हैं? नहीं ना, गलत है। तो बेटा डिफरेंट रीजन में, डिफरेंट पार्ट्स में जो रेवेन्यू का रेट था वो अलग हुआ करता था। डिपेंड करता था सॉइल की फर्टिलिटी और लैंड की लोकेशन के ऊपर।
जो रेट होता था वो 1/3 to 1/6 तक होता था। जो भी आपने प्रोड्यूस किया है उसका 1/3 to 1/6 तक क्या हुआ करता था, टैक्स में आपको देना पड़ता था। रेट इससे इसके बीच में वेरी करते थे। अब बेटा देखो, लैंड टैक्स तो था ही था, लैंड टैक्स के अलावा भी बहुत सारे प्रोफेशनल टैक्सेस, प्रॉपर्टी टैक्सेस भी इम्पोज किए जाते थे। ठीक है, ग्रेजिंग एंड हाउस टैक्स। ग्रेजिंग का मतलब जब आपके पास बहुत सारे कैटल्स होते हैं तो आप उन्हें ग्रेज कराने के लिए किसी ना किसी पर्टिकुलर एरिया में तो ले जाते होंगे, तो आपको ग्रेजिंग टैक्स भी देना है, हाउस टैक्स भी देना है, तो आपके ऊपर इम्पोज किया जाता था ग्रेजिंग टैक्स, हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स। और इस तरीके से राजा को मिलता था अच्छा खासा अमाउंट जिसको राजा स्पेंड करता था डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के ऊपर। बेटा ट्रेड भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था इकोनॉमी का। पूरे साम्राज्य की अगर हम बात करें तो उसमें ट्रेड का अच्छा खासा रोल होता था। स्पाइसेस भी हमारे बहुत फेमस थे, हमारे बहुत सारे मसाले थे जो ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस थे, और स्पेशली ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर तो इतना ज़्यादा पसंद आया था पोर्तुगीज़ को कि पोर्तुगीज़ ब्लैक पेपर को ब्लैक गोल्ड भी कहते थे। तो स्पाइसेस में बहुत सारे स्पाइसेस हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में डिमांडेड थे। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ब्लैक पेपर की डिमांड तो बहुत ही ज़्यादा थी। अच्छा, स्पाइसेस के अलावा कॉटन क्लोथ्स, कोकोनट, सैंडलवुड, राइस, शुगर, बीटल नट्स मतलब सुपारी, राइस तो आपको पता होगा, चावल, शक्कर, और हमारी सुपारी, हमारी चंदन की लकड़ी, कॉटन के कपड़े, कोकोनट, ये भी ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत डिमांडेड था। ये मेन आइटम होते थे एक्सपोर्ट के, हम इन्हें एक्सपोर्ट करते थे। पर हम इंपोर्ट क्या करते थे बेटा, तो हम इंपोर्ट करते थे अरेबियन हॉर्सेस को। अरेबियन हॉर्सेस हमारे हॉर्सेस से थोड़े अच्छे होते हैं। फिर हम एलिफेंट भी बुलवाते थे श्रीलंका से, और चाइना से बुलवाते थे सिल्क। चाइना से सिल्क हमारे इंडिया में आता था, श्रीलंका से एलिफेंट आते थे, और अरेबियन हॉर्सेस को भी हम इंपोर्ट करते थे। होप आइटम्स ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज़ क्लियर टू यू। यहाँ पर जो वर्ड इम्पोर्ट लिखा है ना, मतलब उसका मतलब होता है आपकी कंट्री में कहीं से कुछ आ रहा है। पर वहीं पर जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो बेटा आपकी कंट्री से किसी और कंट्री में कोई गुड्स आ रहा है तो उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। अब बेटा हम सोसाइटी को डिस्कस करेंगे, मतलब समाज को डिस्कस करेंगे। तो जो विजयनगर सोसाइटी थी वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थी। ठीक है, रिलीजियस कस्टम और जो ट्रेडिशंस थे वो सोसाइटी को डोमिनेट करते थे। धर्म, प्रथाएं, ये सब डोमिनेट करते थे विजयनगर सोसाइटी को। ऑल इन ऑल हम कह सकते हैं थोड़ी रूढ़िवादी सोसाइटी थी, कंजर्वेटिव थी विजयनगर सोसाइटी। कास्ट सिस्टम बहुत ही ज़्यादा रिजिडली फॉलो किया जाता था। ठीक है, और ये पता कैसे चलता है कि वहाँ पर कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा चलता था, वो पता आपको इस बात से चलेगा क्योंकि ब्राह्मणों की प्रोमिनेंस बहुत ज़्यादा थी। ब्राह्मण वॉज वेरी प्रोमिनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे ब्राह्मण्स। इट मीन्स यहाँ पर कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा रिजिड था, बहुत रिजिडली फॉलो किया जाता था। एक बहुत ही डिस्टिंक्ट फीचर था विजयनगर स्टेट का, वो ये था कि ब्राह्मणों की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती थी। अच्छा, ये इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं होती थी कि ये रिचुअल लीडर्स है, बहुत सारे रिचुअल्स को परफॉर्म कराते हैं, कोरोनेशन की सेरेमनी कराते हैं या यज्ञ वगैरह कराते हैं। बेटा इनकी पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी, और इन्हें सेक्युलर पर्सन भी अगर आप देख रहे हो तो भी इनकी बहुत इम्पोर्टेंस थी। सेक्युलर मीन्स बिना धर्म को थोड़ा सा साइडलाइन कर दो तो भी ब्राह्मण्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, और पॉलिटिकली भी ब्राह्मण्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। औरतों की बहुत रिस्पेक्ट की जाती थी, विमेंस वर रिस्पेक्टेड। कुछ जो अपर कास्ट विमेन थी वो तो बहुत हाई पोजीशंस को भी एंजॉय करती थी सोशल और पॉलिटिकल स्फीयर में। सोशल एविल्स जैसे कि चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी, वो भी प्रेवलेंट थे बेटा। ठीक है, औरतों को बहुत रिस्पेक्ट किया जाता था। कुछ अपर कास्ट की औरतों को तो बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस भी मिली हुई थी। पॉलिटिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, सोशली वो बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। पर बेटा इसी पर्टिकुलर टाइम में कुछ एविल्स भी थे सोसाइटी में। वो थे चाइल्ड मैरिज, छोटे छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी। पॉलीगैमी मतलब एक हस्बैंड 2-3 औरतों को, 2-3 वाइफ रखता था। और सती प्रथा के भी थोड़े बहुत रेफरेंसेस मिलते हैं। सती प्रथा आपको पता ही होगी, जब हस्बैंड का अगर फ्यूनरल होता है, हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसके फ्यूनरल पायर के टाइम ही जिंदा औरत को भी जला दिया जाता था, उसे कहते थे सती प्रथा। अब हम बेटा धर्म को पढ़ेंगे, रिलीजन। तो जो रिलीजन था और जो रिलीजियस क्लासेस थी उनका भी एक इम्पॉर्टेंट
रोल हुआ करता था, राजनीति में भी, समाज में भी, इकोनॉमिक लाइफ में भी। विजयनगर एम्पायर में धर्म की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी बेटा, और धर्म सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं था। आप सोशल बात करो, पॉलिटिकल बात करो, इकोनॉमिक लाइफ की बात करो, हर जगह धर्म था, है ना। जो एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर था विजयनगर स्टेट का, वो ये था कि धर्म को तो आपको मानना ही है, हर काम धर्म के हिसाब से ही होगा। विजयनगर रूलर्स जो होते थे वो सारे धर्मों के टूवर्ड्स टॉलरेंट होते थे, मतलब सहनशील होते थे। जैसे आज के इंडिया की भी बात करें तो हम हर रिलीजन के टूवर्ड्स टॉलरेंट हैं। इंडिया सेक्युलर कंट्री है, तो ऐसे ही विजयनगर एम्पायर भी सेक्युलर हुआ करता था। क्लियर है। और एक बहुत ही गजब की बात आपको देखने को मिलेगी कि विजयनगर एम्पायर की जो आर्मी थी वो एक मुस्लिम कमांडर के अंदर काम करती थी, मुस्लिम कमांडर के कमांड में थी, ठीक है। मुस्लिम आर्चर्स वर एम्प्लॉयड बाय किंग देवराय टू ने जो मुस्लिम आर्चर्स थे उन्हें नौकरी दी थी। मुस्लिम कमांडर के अंदर पूरी आर्मी काम कर रही थी। तो ऐसा नहीं है कि ये धर्म को बहुत ज़्यादा मानते थे तो सिर्फ एक ही धर्म के टूवर्ड्स टॉलरेंट थे। धर्म मीन्स धर्म। अब बेटा तुम लोग क्रिश्चियनिटी को उठा लो, इस्लाम को उठा लो या हिंदुइज्म को उठा लो, आप देखेंगे कि हर धर्म बहुत अच्छा है। ये जो धार्मिक कट्टरपंथ कुछ लोग प्रैक्टिस करने लगते हैं ना, वो गलत होता है बेटा। अब हम आर्ट और कल्चर को डिस्कस करेंगे। तो जो पेंटिंग थी वो हमने देखी कि वॉल्स पर बहुत सारी पेंटिंग्स थी, और स्पेशली कहाँ पर, टेम्पल्स की वॉल्स पे, ठीक है। तो पेंटिंग एज एन आर्ट फाउंड इट्स एक्सप्रेशन ऑन द वॉल ऑफ द टेम्पल। मंदिरों की दीवार पर हमने क्या देखी, पेंटिंग्स देखी। कहाँ पर, विजयनगर एम्पायर में। जो वॉल पेंटिंग्स थी कौन सी वाली, दशावतार या दश अवतार, ठीक है, 10 अवतार। ये बेटा विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाते हैं। जबकि गिरजा कल्याणम, ये क्या लिखा है बेटा, ध्यान से पढ़ो, देखो पढ़ते बन जाएगा। गिरजा कल्याणम, ये जो गिरजा कल्याणम थी ये शिव पार्वती विवाह के टाइम का है ना, को रंग मंडप की छत पर चित्रित किया गया है। रंग मंडप की जो छत है उस पर शिव पार्वती के विवाह को दिखाया हुआ है, और 10 अवतारों को भी दिखाया गया है। तो बेटा पेंटिंग एज एन आर्ट फाउंड इट्स एक्सप्रेशन ऑन द वॉल। वॉल पे हमें पेंटिंग मिली है, और कहाँ पर, स्पेसिफिकली टेम्पल्स में। और हम कहाँ के टेम्पल्स की बात करें अभी बेटा, विजयनगर एम्पायर की। तो जो वॉल पेंटिंग थी जिसमें 10 अवतार दिखाए गए हैं विष्णु जी के, गिरजा कल्याणम जो है, इन दोनों को भी मंदिरों की दीवार पर बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। गिरजा कल्याणम और 10 अवतार दोनों को ही विरूपाक्ष टेम्पल पे दिखाया गया है, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्पेसिमेन है किसके, आर्ट के, मतलब दीवारों पे बहुत बढ़िया तरीके से इन्हें दिखाया गया है। म्यूज़िक और डांस भी बहुत ज़्यादा हाइट पे था, पीक पे था। तो म्यूज़िक और डांस भी बहुत ऊंचाई पे थे विजयनगर एम्पायर की बात अगर हम करें तो। आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं। तो जो विजयनगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर था वो पूरे साउथ इंडिया में हमें देखने को मिलता है। जो विजयनगर एम्पायर में किंग्स रहे उन्होंने डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को डेवलप किया था, जिसमें फ्यूजन कराया था डिफरेंट एग्जिस्टिंग स्टाइल का। जो अलग अलग स्टाइल्स हमारे इंडिया में अवेलेबल थी उनका फ्यूजन था विजयनगर में जो आर्किटेक्चर का स्टाइल था। जो ऑर्नेट टेम्पल्स थे उनमें तमिल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। कुछ पैलेसेस में हमें इस्लामिक इन्फ्लुएंस भी दिखता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि बढ़िया तरीके से सिंथेसिस फ्यूजन चल रहा था विजयनगर एम्पायर में आर्किटेक्चर के रिगार्ड में। कहीं पर आपको क्या मिलता है, तमिल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, वो कहाँ मिलेगा, ऑर्नेट टेम्पल में। फिर कुछ पैलेसेस में आपको इस्लामिक इन्फ्लुएंस मिलेगा आर्किटेक्चर के ऊपर। तो मतलब यहाँ पर प्रॉपर सिंथेसिस, प्रॉपर फ्यूजन वगैरह था, किसको लेकर के, आर्किटेक्चर को लेकर के। बेटा मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। हम हम्पी को पढ़ेंगे पार्ट 3 में, ठीक है।